जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम इंडियन पॉलिटी का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे और टेस्ट में दोस्तों मॉडल क्वेश्चन के साथ साथ हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है सिंपली कि जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, वो किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे भाग 3 है और जो अनुच्छेदों की बात होती है दोस्तों, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में ये दिए गए हैं। ठीक है, कभी कभी दोस्तों ऐसे होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए फंडामेंटल राइट्स क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, या फिर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स का क्या महत्व है, कभी कभी ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, इसका कुछ महत्व है, उसे आप समझिए। ये प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, जीवन, संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। ठीक है, क्या? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति को समानता उसको मिले, ठीक है, उसके साथ भेदभाव ना हो, स्वतंत्रता मिले कुछ करने की, बोलने की, ठीक है, या फिर कहीं पे इधर उधर जाने की, ठीक है, जीवन जीने की उसको स्वतंत्रता हो, उसको अपने संस्कृति को प्रोटेक्ट करने की स्वतंत्रता हो, वो जो एजुकेशन लेना चाहता है उसकी स्वतंत्रता हो, और अगर इन सभी स्वतंत्रताओं पे कोई बाधा लगाता है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मतलब एक तरह से याचिका दायर कर सकता है या अपना कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, या फिर अपने अधिकारों का दावा कर सकता है। तो जब इतने सारे अधिकार किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो दोस्तों उसका जो व्यक्तिगत विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमने ये चीज़ इंट्रोडक्शन के रूप में समझ ली है। अब हम क्या करेंगे, एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार के ऊपर। ठीक है, तो डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य दिया गया है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। ठीक है, अब हम 14, 15, 16, 17, 18 को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें विधि के समक्ष समानता, ठीक है, ये मोटा मोटी प्रावधान आपने जान लिया। अब देखिए, आपसे प्रश्न एक और बना हुआ है बहुत सारे एग्जामों में कि जो समानता का अधिकार या आर्टिकल 14 का जो प्रोविज़न है ये किस देश के संविधान से अपने देश में लिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 का जो प्रावधान है, ठीक है, विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने देश में बोरो किया गया है, आप कह सकते हैं लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ, विधि के समक्ष समानता ये भी आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए, सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कुछ अपवाद आपको याद रखने की आवश्यकता है। जैसे अगर बात होती है गवर्नर की, ठीक है, गवर्नर के लिए अगर बात होती है प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए, और अगर हम बात करेंगे एम्बेसडर यानी दूसरे देश के कोई राजदूत अगर भारत में है उनके लिए, ठीक है, और प्लस जो अगर हम बात करें पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं यानी कि जो एमपी बैठते हैं, ठीक है, अगर सेशन चल रहा है तो उनके लिए, ठीक है, विशेष प्रावधान है। तो आप याद रखेंगे ये अपवाद की विषय है। राजदूत, गवर्नर, प्रेसिडेंट या फिर एमपी, ठीक है, इनको प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक है, इनके पद के दौरान, और एमपी को मिला है प्रिविलेज जब कोई क्या चले, सेशन चले। ठीक है, तो यहाँ पे विधि के समक्ष समानता जो प्रावधान है, यहाँ पे थोड़ा सा इनको, जैसे गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, राजदूत को और एमपी को, ये थोड़ा सा इनको मतलब अधिक महत्व मिलता है। ठीक है, इनको छूट मिल जाती है। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए, मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूँगा कि कहीं से भी प्रश्न बने तो अपवाद भी याद रखें और चीज़ें आपके दिमाग में फिट भी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलना। ठीक है, ये राइट इक्वलिटी की बात है। तो ठीक है, अभी उम्मीद करता हूँ आप आर्टिकल 14 समझ चुके हैं। देखिए, अगर आप नए हैं, चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा कि हाँ पीडीएफ चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आर्टिकल 15 के ऊपर तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश, ठीक है, ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, भेदभाव निषेध किया गया है किसमें, आर्टिकल 15 में।
देखिए इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 15 आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैं थोड़ा सा और इसको व्यवहारिक रूप से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी भी धर्म से आते हैं, किसी भी जात से आते हैं, आप किसी भी समाज से आते हैं, जैसे किसी बैकवर्ड सोसाइटी से आते हैं, या फिर आपका जन्म जो है वो जंगलों में हुआ है, कहीं पे भी हुआ है, ठीक है। अगर आपके साथ जैसी भी स्थिति हो, अगर कोई भी पब्लिक चीज़ है, जैसे कि पार्क है, या फिर कोई पब्लिक तालाब है, या फिर कोई पब्लिक बस स्टेशन है, ठीक है, ऐसे किसी भी लोकेशन पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कोई भेदभाव करता है तो दोस्तों उसके लिए क्या है, आप दावा कर सकते हैं, उसको दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ राइट है। तो जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए और आपको मतलब वॉशरूम आया है, अगर आपको मतलब करना है तो आपको हॉस्पिटल में कोई भी नहीं रोक सकता, जहाँ पे आप जाएंगे वॉशरूम देखेंगे आप कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी होटल वगैरह है, वो पब्लिक होटल है, आप खाना खाना चाहते हैं तो कोई आपको व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित नहीं करेगा, भले ही उस होटल के मालिक के साथ आपकी मतलब कभी फाइट हुई हो, लेकिन आपको वो नहीं रोक सकता अगर वो पब्लिकली उसको रन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आप देखिए, अगर अगर आपके किसी भी कृत्य की वजह से अगर पब्लिक का जैसे हार्मनी है वो ख़राब होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई एक विशेष बीमारी है और संक्रमण फैल सकता है, तो आपको पब्लिक तालाब में, पब्लिक पार्क में घूमने से मना किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। तो प्रतिबंध भी है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आर्टिकल 15 भी अब आपको याद रहेगा। और यहाँ पे देखिए किसी विद्यालय में प्रवेश के समय जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 16 के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या है, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ठीक है। अब ये क्या है, सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 16 का विषय है, आप याद रखेंगे। और उदाहरण क्या है, सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर चयन, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। देखिए रिजर्वेशन का मुद्दा आप आर्टिकल 16 में देख पाएंगे, जो जॉब वगैरह में रिजर्वेशन की बात होती है, ठीक है। और रिजर्वेशन दोस्तों ये भेदभाव नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो सोसाइटी बहुत पीछे रह गई है उसको इक्वलिटी मिलाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। जब सारी सोसाइटी, सारी बैकवर्ड सोसाइटीज़ एक धारा में आ जाएंगी, मेन स्ट्रीम में आ जाएंगी, तो मुझे लगता है तब रिजर्वेशन समाप्त हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा ये आर्टिकल अब आप नहीं भूलेंगे। देखिए उतना ही जानिए जितना से आपका एग्ज़ाम मतलब क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी देखिए 16 1 2 3 4 बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ आपको जाननी है वो आपने जान लिया। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के ऊपर। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, ये आर्टिकल कह सकते हैं और प्रावधान भी, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप किसी निम्न जाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए SC ST कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, धोबी या फिर हरिजन या फिर डोम, इस टाइप के किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं, ठीक है, और कोई आपको मतलब छुआछूत की भाव रखता है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, अगर कोई आपके साथ छुआछूत का भाव रखता है या फिर कोई भी कहीं पे भी, तो दोस्तों उसको दंड मिलेगा, ठीक है। एक एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का, उसके अंतर्गत दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। एट्रोसिटी एक्ट 1989 याद रखेंगे। और इसमें क्या है, अस्पृश्यता समाप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 17 में, ठीक है। और जो भी जैसे मान लीजिए छुआछूत करते हैं उनके साथ मतलब एक तरह से ये दंडनीय अपराध है, आप मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम सबके साथ मिलजुल के रहेंगे तभी तो हम समुचित विकास कर पाएंगे। तो अपने दिमाग से ये खलन निकाल दीजिएगा, ठीक है। हम सभी मानव हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर वही हाड़ मांस खून पानी सब वही है, ठीक है। तो हमें किसी के साथ भेदभाव छुआछूत नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि कोई मतलब बैकवर्ड सोसाइटी से आता है या फिर उसकी मानसिकता उस लेवल पे विकसित नहीं होती है, तो वो फिर कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे हमें लगता है कि ये तुच्छ कार्य है। नहीं, अगर वो किसी बैकवर्ड सोसाइटी से है तो फिर उसके ऊपर आप दया कर सकते हैं, ठीक है, उसे अच्छी चीज़ें बता सकते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। आप उसके साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी ना करें कि ये तो कहाँ से उठ के आ गया, ठीक है, क्योंकि वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए अगर हम बात करें आर्टिकल 18 के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए उपाधियों का अंत, ठीक है। अब उपाधियों का अंत का क्या तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए
अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं या फिर आपके दादा परदादा थे, अगर अंग्रेजों ने कोई उपाधि दी थी, जैसे रायज़ादा, नाइटहुड, सर, ये सब उपाधियां मिलती थीं, ठीक है, और ये वंशानुगत चलती थी, तो इन उपाधियों का समापन अनुच्छेद 18 के अंतर्गत किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आप कोई व्यक्ति हैं, आप किसी अन्य देश से कोई ऐसी उपाधि नहीं ले सकते हैं जिससे समाज में एक तरह से असमानता उत्पन्न हो, ठीक है। तो यही है उपाधियों का अंत। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है या फिर डॉक्टरेट की डिग्री ली है या फिर डॉक्टर बने हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी डिग्री आपने ली है, तब फिर आप टाइटल लगा सकते हैं नाम के साथ। अदरवाइज जैसे जिसमें आपने स्किल गेन नहीं किया है फिर भी आपको टाइटल मिला है, तो वो समाज में एक तरह से बिना कुछ किए विशेषकर आपको टाइटल मिला, तो उसके अगेंस्ट ये आर्टिकल 18 बात करता है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, अब उम्मीद करूँगा कि आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर, ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखिए 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर चर्चा किया गया है। अब अनुच्छेद 19 देखिए, 19 1A 1B 1C 1D, हम इसको ब्रीफली यहीं पे समझ लेंगे। देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, संगठन और आंदोलन की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 के प्रमुख विषय हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप भारत के किसी भी क्षेत्र में मतलब निर्बाध आवागमन कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 19 में आपको देखने को मिलता है। अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं उसकी भी स्वतंत्रता मिलती है। पहले दोस्तों इसमें धन संचय करने की स्वतंत्रता, ठीक है, थी, मतलब फंडामेंटल राइट, लेकिन उसको निकाल के अब क्या कर दिया गया, उसको लीगल राइट कर दिया गया है। ये आप याद रखेंगे, 300A में उसको मेंशन कर दिया गया है, तो आप ये भी याद रखिएगा साथ साथ में। अब यहाँ देखिए, नागरिकों को बोलने, विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कभी कभी प्रेस की बात होती है तो प्रेस मेंशन नहीं है, लेकिन आप यहीं से अगर अभिव्यक्ति की बात आती है तो दोस्तों चाहे आप हाथ भाज के एक्सप्रेस कीजिए या फिर सॉन्ग गा के एक्सप्रेस कीजिए या फिर लिख के एक्सप्रेस कीजिए, यही है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। उम्मीद करूंगा याद रखेंगे। जैसे आजकल देखेंगे धरना पे बैठ जाते हैं लोग, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन या धरना कर सकते हैं, और अगर आप संगठन बनाते हैं तो दोस्तों उसमें आप हथियार प्रयोग नहीं करेंगे, आप उसके बिना संगठन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिलती है और ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम आर्टिकल 20 के ऊपर, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। अब ये दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण क्या है, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1995 में कोई मतलब ऐसा घटना घटाया था जो मतलब उसके लिए जो दंड मिलना था वो 2010 में नए कानून के थ्रू अब दंड बदल चुका है, और 1995 में जो आपने घटना घटाया था उसके मतलब एवज में आपको दंड मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2010 में जो नया कानून मिला है बना है उस दंड के लिए अब फिर से आपको दंडित किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये अनुच्छेद 20 इसके ऊपर बात करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 21 के ऊपर, और ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम का बहुत ही फेवरेट आर्टिकल है, ठीक है। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। इसमें देखिए सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का अधिकार, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं आर्टिकल 21 में, ठीक है। जैसे अगर आपसे प्रश्न बनता है कि स्वतंत्र रूप से आप शादी कर सकें, ठीक है, जैसे लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, या फिर कैसे भी अगर आप शादी करते हैं दो लोग के कंसेंट से, तो ये आर्टिकल 21 का विषय हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक भाग है आर्टिकल 21 का सब क्लॉज 9, उसमें आपको क्या है, राइट टू मैरिज का प्रोविज़न है। ये यूपीएससी 2020 में एक प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए एक है डिग्निटी, ठीक है, लाइफ की डिग्निटी, ठीक है, गरिमा में जीवन। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपके आसपास कोई डेली डीजे बजा रहा है जिसकी वजह से आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, तो फिर आप दावा कर सकते हैं, ठीक है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट में आप जाते हैं तो दोस्तों 226 आर्टिकल के थ्रू आपके राइट्स को वहाँ प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा, ठीक है। ये बातें इसमें मेंशन है, ठीक है। तो देखिए जैसे सोनू निगम ने एक कंप्लेंट किया था, अजान होता था डेली उनके घर के आसपास, जिसकी वजह से उनकी मतलब स्लीपिंग टाइप कंप्लीट नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो एक विवाद का विषय बना हुआ था, उन्होंने गरिमा में जीवन की मतलब एक तरह से अपने अधिकार का ही दावा किया था, तो ये चीज़ आप
याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये भी आप समझ गए होंगे। और इसी में देखिए आर्टिकल 21 में भी मतलब अमेंडमेंट करके राइट टू प्राइवेसी भी एक राइट बनाया गया, फंडामेंटल राइट, ये भी आर्टिकल 21 का ही विषय है। और राइट टू एजुकेशन, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप। इसको भी आप देखेंगे कि एक अमेंडमेंट आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2002 में। उसमें क्या किया गया था दोस्तों, एजुकेशन को क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल 21A का एक प्रोविज़न किया गया, ठीक है, प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत इसको मेंशन किया गया। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि जो राइट टू एजुकेशन है ये किस आर्टिकल का पार्ट है, तो 21, अगर डेप्थ में जाए तो 21A। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की अगर बात हो तो ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है, याद रखना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ मैरिज, ठीक है, ये भी है आपका आर्टिकल 21 का पार्ट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 22 के ऊपर। इसमें गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अन्य अधिकारों के ऊपर, तो अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 के बीच में इसके प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, इसके निषेध से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पे देखिए बाल मजदूरी, ये गलत एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम अनुच्छेद 24 के अंतर्गत देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका जा सकता है। ठीक है, या फिर रोकेगी सरकार। तो ये है अनुच्छेद 24 का विषय। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता होगा सबरीमाला टेम्पल, ठीक है, विवाद, तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर बात करता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप कोई भी धर्म मानना चाहते हैं, कोई भी, तो आप मान सकते हैं, उसके लिए आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर आप नहीं चाहते हैं किसी धर्म को मानना तो भी कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 हो गया। अब बात आती है अनुच्छेद 26 की, तो धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों यही आर्टिकल है। ठीक है, और केरला जो सबरीमाला टेम्पल है वहाँ पे जो विवाद हुआ था 2018 का विषय है। ठीक है, तो हुआ क्या था कि वहाँ पे एक गॉड अयप्पा है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको जो पूजने वाले लोग थे, तो उनकी एक परंपरा चली आ रही थी कि वहाँ पे 10 साल से ऊपर की जो बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, नहीं जा सकती। ठीक है, और इसके लिए फिर आर्टिकल 14 सामने आया। ठीक है, कि राइट टू इक्वलिटी का हनन हो रहा है। ठीक है, तो ये विवाद हो गया कि हमें, महिलाओं का डिमांड था कि हमें जाना, मतलब वहाँ पे जाना है, ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, और उसके बाद जो मंदिर के पुजारी थे वो कह रहे थे कि आर्टिकल 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 14 को लेकर, ठीक है, महिलाओं ने दावा किया कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्लैश हो गया। उसके बाद 5 जजों की बेंच बैठी। ठीक है, और उसमें आर्टिकल 14 को बहाली मिला, और अब सबरीमाला टेम्पल में 10 वर्ष से ज़्यादा मतलब उम्र की महिलाएं भी जा सकती हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 को आप याद रखेंगे। इसमें धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है, लेकिन अगर ये कहीं पे समाज में हार्मनी खराब करता है तो फिर आर्टिकल 14 को यहाँ पे ज़्यादा महत्व मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अनुच्छेद 27 की बात करें तो धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने पर प्रतिबंध है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 28 क्या है, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या फिर गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, उसके ऊपर प्रतिबंध है, याद रखेंगे आप। चलिए अब हमने देख लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है। ठीक है, ये हमने 25 से 28 के बीच में देख लिया। देखिए इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बस उतने तक सीमित रहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है इसके ऊपर। ये अनुच्छेद 29 और 30 का विषय है। इसमें क्या है आप थोड़ा याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 में है भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण करना। उसके बाद अनुच्छेद 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार। ठीक है, तो जैसे कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कोई ट्राइबल ग्रुप है या फिर कोई ऐसा मतलब अल्पसंख्यक है, ठीक है, जो चाहता है कि हमारी जो शैक्षिक संस्थान है उसमें हम अपने एजुकेशन को प्रमोट करें, तो फिर वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो मतलब होता है ना कि एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, या फिर वो एक माइनर ग्रुप हो या फिर एक ट्राइबल ग्रुप हो, उनके लिए विशेषकर प्रावधान है, तो याद रखिएगा। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण, जैसे मान लीजिए संवैधानिक उपचार, ठीक है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं रीट्स हैं उनको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात किया था कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अब ये है क्या, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा समझ लेते हैं और उसमें जो प्रावधान है उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा, संवैधानिक उपचार, यह अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, ठीक है। मैंने शुरू में ही बताया था अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय में रीट दायर करने का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 226 में है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 प्रकार की रीट जारी की जाती हैं, ये भी याद रखना है, और ये रीटों में से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। अब हैबियस कॉर्पस आपके एग्जाम में पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए, ठीक है, ये रीट जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी मतलब अपराध में मतलब इलीगली अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, तो फिर आपको मुक्त कराने के लिए हैबियस कॉर्पस रीट जारी होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसमें होता क्या है, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर क्या होता है कि आप अगर को आपको जैसे मान लीजिए प्रशासन ने गिरफ्तार किया है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने रखना होगा उन्हें, ठीक है। उनको बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब जो भी बंदी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपलब्ध कराना, ठीक है। ये है हैबियस कॉर्पस। उसके बाद मैंडमस है, ठीक है, तो किसी सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन कराने के लिए बाध्य करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई अधिकारी है वो अपने कर्तव्य ठीक से नहीं कर रहा है, जैसे होता है ना कि कोई अगर मान लीजिए सरकारी बैंक में कोई कर्मचारी बैठा है, आप गए, ठीक है, आप देख रहे हैं कि वो डेली बैठा रहता है, ना तो कैश निकालता है ना कुछ करता है, चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। तो अब आप दावा कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अब किसी सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करने के लिए ये रिट जारी होता है। तो आप जाके भाई कंप्लेंट करेंगे, उसके बाद आदेश आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोहिबिशन। अब ये क्या है, निचली अदालतों को उनकी सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर रेट जारी किया है किसी हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, वो कब करता है प्रोहिबिशन वाला रीट जारी, जब जो निचली अदालतें, जैसे हाई कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें निचली अदालतों की उनकी सीमा, जैसे मान लीजिए उनका जो डिसीजन लेने का मतलब एक तरह से है ना कि आप इस हद तक डिसीजन ले सकते हैं, ऐसे मामलों में सुनवाई कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड कोई जाके अगर फैसला सुनाता है या कार्य करता है तो उनके लिए प्रोहिबिशन वाला रीट जारी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ससेरी क्या है, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के लिए निर्णय की समीक्षा के लिए, ठीक है, ये ससेरी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के लिए, ठीक है, निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए, ठीक है, उसके लिए ये जारी होता है। उसके बाद क्यूओ वारंटो है, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अधिकार प्राप्त करने की, ठीक है, अगर किसी ने क्या किया है, अवैध रूप से किसी पोस्ट को ग्रहण कर लिया है, ठीक है, तो फिर उसको उस पोस्ट से हटाने के लिए, ठीक है, अब ये क्यूओ वारंटो जारी होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। अब देखिए आपने सारी चीज़ें याद रख ली हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करूं, हैबियस कॉर्पस तो किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए, मैंडेमस क्या है, किसी सरकारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करना, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या है, निचली अदालतों को उनकी सीमा से बाहर जाने से रोकना। उसके बाद ससेरी क्या है, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों के निर्णय की समीक्षा। क्यू वारंटो क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अधिकार प्राप्त करने की जांच, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे 31, 33, 34, 35, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनको याद रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब बनते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार, अब उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, अब वो कानूनी अधिकार है। और मैंने आपको बताया था 300A में अब ये मेंशन है, ठीक है। और ये अमेंडमेंट कब हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में एक संशोधन हुआ था, ठीक है। और उस समय संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया था, फंडामेंटल राइट से हटा के एक कानूनी अधिकार बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 33 में क्या है, सेना,
पुलिस आदि के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कब? जैसे मान लीजिए कहीं पे अफस्पा कानून लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि सेना का कानून लगा हुआ है और उस समय अब जो सेना है, पुलिस है, ठीक है, इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 34 की, तो इसमें मार्शल लागू होने पर नागरिक अधिकार सीमित किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। जैसे मान लीजिए कहीं पे, जैसे आसाम में, नागालैंड में, या फिर बात करें मणिपुर में, जब मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ पे जो नागरिक हैं, ठीक है, उनके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। ये अनुच्छेद 34 का विषय है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 35 में, तो कुछ मामलों में केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। अब देखिए हम बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट के ऊपर, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, ये हुआ था 1951 में, ठीक है, और अनुच्छेद 19 में संशोधन हुआ, ठीक है। अब अनुच्छेद 19 में क्या संशोधन है और फिर क्या संशोधन हुआ था, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1951 में, सबको समझते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19(1)(a) में, ठीक है, उस पर कुछ युक्ति संगत प्रतिबंध जोड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 31(a), 31(b) जोड़ा गया, ठीक है, और जिसमें क्या हुआ, भूमि सुधार कानून जो थे उनको 9वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है। इतनी बातें याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 7वां जो संविधान संशोधन 1956 में हुआ, अब इसमें क्या क्या हुआ था उसको समझिए, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 का जो 4 है ये जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन 1956 में। अब इसमें क्या है, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। ये कब हुआ दोस्तों, 7वें संविधान संशोधन 1956 में अनुच्छेद 15(4) जोड़े गए थे, ठीक है। इसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है। इसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, ठीक है। तो संसद को यह शक्ति दी गई कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, ठीक है। ये बात कब आई, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले अमेंडमेंट के ऊपर। 25th यानी 25वां संविधान संशोधन कब होता है, 1971 में। अब इसमें अनुच्छेद 31C जोड़ा जाता है, यानी 31C जोड़ा गया। अब इसमें क्या था, देखिए, यदि कोई कानून अनुच्छेद 39B, 39C, ठीक है, ये क्या है, DPSP की बात है, ठीक है। अब इसमें क्या है, संपत्ति और संसाधनों के समान वितरण को, ठीक है, ये इससे रिलेटेड प्रावधान है इसमें, तो इसको लागू करता है, तो उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर से अगर मैं समझाऊं, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, तो इसमें बोला ये गया, यदि कोई कानून अनुच्छेद 39B और 39C, ठीक है, को लागू करता है तो उसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 31C में जोड़ा गया, ठीक है। और 39B और 39C में क्या है, अगर हम 39C की बात करें तो संपत्ति और संसाधनों की समान वितरण से रिलेटेड प्रावधान। अब 26वां देखिए क्या है, 26वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, ठीक है। इसमें राजाओं की जो मानद उपाधि थी वो समाप्त की गई थी, तो याद रखेंगे। अनुच्छेद 366(22) में संशोधन कर जो पूर्व शासकों की जो प्रीवी पर्स था उसको समाप्त किया गया, ठीक है। तो ये 366(22) की बात है, ठीक है। तो प्रीवी पर्स को समाप्त करने से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 है, ठीक है, और ये 1971 में हुआ था, हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। इसमें मौलिक कर्तव्य, ठीक है, यानी 51A का समावेश किया जाता है। साथ ही क्या किया जाता है इसमें देखें, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी ये शब्द जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। अनुच्छेद 31C को और मजबूत किया गया किसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिससे कुछ कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के बावजूद वैध ठहराया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के ऊपर। यहाँ पे क्या है, 1978 में होता है। संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत मेंशन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 19(1)(f) को भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो जो संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार देता था उसको भी खारिज किया गया। किस संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 में होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अमेंडमेंट आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 45वें संविधान संशोधन 1984 के ऊपर। इसमें अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें जो असम राइफल्स है और अन्य जो अर्धसैनिक बल हैं, ठीक है, उनमें मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की, ठीक है, दायरे में उनको लिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे असम राइफल्स और अन्य अर्धसैनिक बलों को, ठीक है, उनको भी मौलिक अधिकारों पर उनके प्रतिबंध लगाने के दायरे में उनको रखा गया। अनुच्छेद 33 में, ठीक है, संशोधन किया गया और ये विषय इंक्लूड की गई थी। कब? 45वें संविधान संशोधन 1900, ठीक है, 84 में। यहाँ पे रॉन्ग मेंशन है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम 51वें संविधान संशोधन 1984 के ऊपर। इसमें अनुच्छेद 371(f) में संशोधन किया गया। ठीक है, और सिक्किम को भारत में विलय करने के बाद अनुच्छेद 371(f) जोड़ा गया। ठीक है, और वहाँ विशेष प्रावधान लागू किए गए। ठीक है, तो याद रखेंगे 91वें, ठीक है, संशोधन 1984 की बात है। तो सिक्किम को भारत में विलय किया गया और 371(f) जोड़ा गया और सिक्किम को विशेष दर्जा मिला। 52वें संविधान संशोधन अगर हम बात करें 1985 का, तो दल बदल कानून लागू किया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 में संशोधन कर दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ठीक है, उसके बाद 66वां संविधान संशोधन 1990, ये अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। ठीक है, और इसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो समय सीमा है वो बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो आपने फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट देख लिए थे, अब आप कुछ अन्य अमेंडमेंट भी देख रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 63वें संविधान संशोधन 1989 की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा मिला। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 352, 356, 360 में संशोधन कर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर संसद को अधिक अधिकार दिए गए। ठीक है, तो ये 63वां संविधान संशोधन 1989 का विषय है, तो याद रखेंगे हम। उसके बाद 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1992 का विषय है। पंचायती राज और शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो हमको याद रखना है अनुच्छेद 243 और 243 ओ जोड़े गए। ठीक है, तो याद रखेंगे 243 से 243 ओ तक। ठीक है, क्या किया गया? इन विषयों को समावेशित किया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है। अब इसमें शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया, ये हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 6 से 14 वर्षों के लिए, ठीक है, जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा उनके लिए अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, और उसको मौलिक अधिकार बनाया गया, तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। 97वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2011 में होता है। इसमें सहकारी समितियों से संबंधित अधिकार के ऊपर बात होती है। इसमें अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर सहकारी समितियों के गठन का, ठीक है, गठन को, ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे 19(1)(c) की बात है। 97वां संविधान संशोधन 2011 है। ठीक है, किससे जुड़ा है? सहकारी समितियों के, ठीक है, उसके संबंध में। अब देखिए आप बात आती है प्रश्नों की। अब आपको ध्यान से पूरा सेशन अगर आपने अटेंड किया है तो अब आप प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख, ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपको भाग 3 में देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद किससे? 12 से। ठीक है, तो 12 से लेकर ये 35 तक आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों देखकर राइट आंसर ट्रिक कीजिए। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात करता है? समानता के अधिकार के ऊपर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 14 ही है। ठीक है, तो 14 आर्टिकल याद रखेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसको हमने डिटेल में करा था, तो बताइए अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है?
इसमें देखिए अगर हम बात करें किसी के साथ भेदभाव न करने का अधिकार, ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको, धर्म, जाति, मूल वंश या फिर कहाँ पे जन्म लिया है, जन्म स्थान, ठीक है, तो इसके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हमने डिटेल में करी थी। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 16, तो किस अधिकार से संबंधित है, तो दोस्तों ये अवसर की समानता का अधिकार के ऊपर ये बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बात करें अगले प्रश्न पे, व्यक्ति और समुदाय की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो दोस्तों पहले 7 थी, अभी 6 हैं, ठीक है, क्योंकि जो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल था जिसमें हम संपत्ति सजाने का स्वतंत्र अधिकार रखते थे, मौलिक अधिकार था वो समाप्त करके लीगल राइट्स बना दिया गया है। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करें तो अपराधों से सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। डबल जियोपार्डी यानी कि दोहरी सजा किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित है, तो इसको हमने डिटेल में करा था, उम्मीद करूंगा आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 20। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। संविधान के तहत अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। अनुच्छेद 23 किस विषय से संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है बालात श्रम, ठीक है, बालात श्रम। चलिए, तो आपको कहाँ पे दिख रहा है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। भारत में छुआछूत को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। किसी धार्मिक समुदाय को धार्मिक कार्य की करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो किस में, ऑप्शन ए 26 में। अनुच्छेद 29 और 30 का संबंध किससे है, दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 226, और सुप्रीम कोर्ट को किस में दी गई है, 32 के अंतर्गत। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में, ठीक है, उसके सूची से हटा के मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया और क्या बनाया गया दोस्तों, उसको बनाया गया था लीगल राइट, तो किस संविधान संशोधन में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 44वां संविधान संशोधन। पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति संगत प्रतिबंध जोड़े गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक है, तो याद रखेंगे। अनुच्छेद 15(4) को संविधान में जोड़ने वाला संशोधन कौन सा था जिससे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई, ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर सी 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन की बात करें ये हुआ था कब, 1956 में, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 15(4) को मतलब संविधान में जोड़ा गया, और संविधान कौन सा था, ठीक है, तो ये हमने बात कर ली है इसके ऊपर, और इसमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई थी, याद रखना किसमें, एजुकेशन सेक्टर में। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, 51(a) को संविधान में जोड़ा गया था, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो दोस्तों अभी हमने बात किया था 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, और
एक कमेटी गठित हुई थी, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, और उन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था बताएं, मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे और रसिया से लिए गए थे। किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 24वें संविधान संशोधन 1971, ठीक है। किस संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया? तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी है, 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें दल बदल जो विरोधी कानून है वो लागू किया गया था। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी 21A के रूप में जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। चालीसवें संविधान संशोधन 1978 के तहत किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21 को इमरजेंसी के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 97वां संविधान संशोधन 2011, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पूर्व शासकों की प्रीवी पद समाप्त कर दी गई? तो इसमें राइट आंसर होगा 26वां संविधान संशोधन 1971। किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 50वां संविधान संशोधन 1984, ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया गया? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 देखिए, अनुच्छेद 371 F किस संशोधन के तहत जोड़ा गया जिससे सिक्किम को विशेष दर्जा मिला? अभी हमने देखा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 36वें संविधान संशोधन, ठीक है। इस तरह से हमने 35 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन PYQ के रूप में थे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, और अगर वीडियो सेशन पसंद आता है तो फिर लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप ही का परिवार है। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।